अस्सलाम वालेकुम जी। आज हबीब अकरम साहब और मैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मौसम बड़ा खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कंपनी है आज हमारी। और मेरा ख़्याल है आज सवाल हम उस कंपनी से ही पूछेंगे। एज़ाज़ की बात है हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पे मोतीउल्लाह जान साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। हसनात मलिक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप जानते ही हैं, आपने देखा हुआ है। और अदील सरफराज साहब हमारे साथ हैं। तो इन तीनों से कुछ सवालात अदालतों से मुताल्लिक। हबीब अकरम साहब को आप भूल गए। कोर्ट रिपोर्टर तो नहीं है हबीब अकरम साहब। ये तो हबीब साहब के साथ तो करते रहते हैं ना हमेशा। अच्छा। तो इस वजह से ये वो परमानेंट गेस्ट हैं आप? हाँ, ये परमानेंट अच्छा, गुड। हाँ, परमानेंट गेस्ट है। तो मुती भाई, ये सबसे पहले कि जो प्राइवेट मेंबर बिल कल परसों आए असेंबली में, उसके बाद वो खैर मुलतवी हो गया, कोरम पूरा नहीं हुआ। उसमें कानून में सबसे पहले चले आईनी तरमीम के हवाले से क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन है उनके पास, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन ये कि जजेस की तादाद बढ़ाने का कि 22 कर दी जाए या 23 कर दी जाए, इसका मकसद आपको क्या समझ आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें सवाल उठता है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्यों, बिल्कुल। ये गवर्नमेंट का बिल क्यों नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट के बिल होते हैं वो भी गवर्नमेंट के नहीं होते तो ये एक तीसरी कैटेगरी है प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये हमें शुक्र करना चाहिए कि चलें, अगर वाकई ये जेन्युइनली प्राइवेट मेंबर बिल है तो चलें, लोगों में भी कोई शऊर आ गया है, MNAs में भी कोई शऊर आ गया है जो अपनी पार्टी के अंदर एक स्टैंड लेते हैं किसी इशू पे और पार्टी की इजाज़त के बगैर एक प्राइवेट मेंबर बिल डाल देते हैं। ये बड़ी बात है आजकल के दौर में। नूर आलम खान साहब की एक पार्टी है ना पूरी, जहाँ पे जो पार्टियाँ होती हैं वो भी किसी से पूछ के बिल डाल रही होती हैं, यहाँ पे तो पार्टी का एक रुकन पार्टी से पूछे हुआ है डाल रहा है। तो ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक इंडिपेंडेंस है, एक जमहूरी रवायत है प्राइवेट मेंबर बिल। अब इस बिल के ज़रिए अगर जजों की तादाद बढ़ाई जाती है तो उसका पहला मकसद तो जो लग रहा है, क्योंकि अभी तक ये बिल टेबल भी नहीं हुआ, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को एक पैगाम देना है कि जो तफसीली फ़ैसला अभी आना है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह प्रॉबली उसको लीड करेंगे, लिखेंगे 8 जजों का मखसूस नशस्तों के ऊपर, उस तफसीली फ़ैसले से एक खौफ की फ़ज़ा पैदा हो रही है। और वो जो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, माजरत के साथ कुछ हलकों से, लेकिन हुकूमत वाकई परेशान है, उसकी कांपें टांग रही हैं। उनको जहन में ये है कि शायद जो तफसीली फ़ैसला मखसूस नशस्तों पे आएगा उसमें जस्टिस अतमनल्ला का भी नोट हो सकता है, जस्टिस मंसूर अली शाह ख़ुद भी कुछ ऐसा नोट लिख सकते हैं कि जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है, पहले तो वो, उसके ऊपर अगर बहुत सख्त रिमार्क्स आ गए तो वो एक मामला मिसकंडक्ट की तरफ भी जा सकता है। और अगर जस्टिस अतमनल्ला के कोई सख्त रिमार्क्स आ गए तो वो आर्टिकल 6 की तरफ भी जा सकता है। 13 जनवरी का जो फैसला है उसके बारे में नहीं, ये अभी 12 जुलाई के फैसले की बात कर रहे हैं, मखसूस नशस्तों के बारे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि 12 जुलाई के फैसले में 13 जनवरी का जो फैसला था काजी साहब का इंतखाबी नहीं, उस तरफ भी आता हूँ। हाँ। पहली बात तो ये है ना कि ये मखसूस नशस्तों के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने किया 8 फरवरी के इलेक्शंस में, जो PTI को बतौर सियासी जमात उन्होंने तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से एक सियासी बहरान पैदा हुआ, पूरा इंतखाबी अमल उसका मजाक बन के रह गया पूरी दुनिया के सामने। तो ये भी एक बहुत बड़ी सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस हवाले से जो खदशात हैं वो यही हैं कि जस्टिस अतमनल्ला उसको आर्टिकल 6 के हवाले से भी लिख सकते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह इससे ज़्यादा संगीन भी हो सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मिसकंडक्ट भी इसको करार दे सकते हैं, जिसके बाद ऑब्वियसली 209 के तहत इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा जो हुकूमत का कंडक्ट है उसको भी डिस्कस किया जा सकता है कि किस तरीके से जो हुक्मरान जमात है या हुकूमत है या इवन के जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने किस तरीके से फैसिलिटेट किया, जो माले गनीमत उन्होंने लगे हाथों लेकर उसको नोटिफाई भी कर दिया, हल्फ भी उठा लिए बीच में कई लोगों की मखसूस नशस्तों के। तो इन सारे मुमकिन जो कमेंट्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, इनसे खौफज़दा है हुकूमत। तो एक सफ़बंदी कर ली है, पार्लियामेंट सेशन में आ गई हैं, फ़ौजें जो हैं उन्होंने सफ़बंदी कर लिया है, और मुखालिफ अदालती जो अफवाज हैं उनको एक पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आपने कोई तफसीली फ़ैसले में कोई ऐसी सख्त बातें लिखी तो फिर हम ये कर सकते हैं। और अभी से वो हवाई फायरिंग और वो हथियारों का डिस्प्ले हो रहा है कि जनाब हम जजों की तादाद भी हम ऐसे कर सकते हैं, हम आइनी तरमीम की तरफ भी जा सकते हैं, जजों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, इस तरह की हवाई फायरिंग हो रही हैं। और अदलिया की जो अफवाज हैं उनको पैगाम दिया जा रहा है कि तफसीली फ़ैसले में हाथ ज़रा हौला रखना है। तो एक तो ये वो सेशन है। अब आपका जो सवाल है कि जजों की तादाद बढ़ने से क्या होगा, जजों की तादाद अगर वाकई बढ़ जाती है, कानून टेबल हो जाता है और मुमकिन तौर पे पास हो जाता है, अक्सरियत तो है हुकूमत के पास, तो उससे होगा कि जो काजी फाइज़ ईसा हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा,
वो फुल कोर्ट में उनको एक नंबर गेम में उनकी सपोर्ट बढ़ जाएगी और वो ऐसे बढ़ेगी कि इस वक्त जो कि जुडिशल कमीशन है जी, जुडिशल कमीशन उसमें हुकूमत जो है वो मजबूत है इस वक्त भी। बिल्कुल। 5 जज हैं वो हुकूमत की तरफ हैं। तो अगर जजों की तादाद बढ़ाने की बात होगी तो हाई कोर्ट से भी अपनी मर्जी के जजेस को ऊपर लाया जा सकेगा। बिल्कुल ठीक। और जो हाई कोर्ट में मजीद वैकेंसीज क्रिएट होंगी उसमें भी अपनी मर्जी के वकला को हाई कोर्टों में तैनात किया जा सकेगा। तो एक किस्म की पैकिंग होगी जो ये मौजूदा हुकूमत करेगी इस नंबर गेम की वजह से। और जब ये पैकिंग हो जाएगी तो फिर फुल कोर्ट के ऊपर काजी फायज ईसा जाने से पहले उनका फुल कोर्ट के ऊपर एक मुकम्मल अख्तियार होगा। और जो ही कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है किसी भी ऐसी कंट्रोवर्शियल माले गनीमत की मदद से 2/3 बना के, तो वो जो ही पटिशन अगर आएगी तो काजी फायज ईसा जजेस कमेटी में वो कहेंगे कि ये फुल कोर्ट में जाना चाहिए। और जब फुल कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी अगर 23 जजेस हैं उनमें से अगर 8 जजेस मंसूर अली शाह के साथ हैं तो बाकी आप देख लें 15 जजेस जो हैं वो काजी फायज के साथ होंगे या 12 जो हैं काजी फायज के साथ अगर हो जाते हैं तो अक्सरियत तो उनकी हो जाएगी। तो आईनी तरमीम भी उसको भी प्रोटेक्शन दी जा सकेगी। तो बज़ाहिर ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगती है गवर्नमेंट की कि पहले सुप्रीम कोर्ट को पैक किया जाए, वहाँ पे अपनी अक्सरियत बनाई जाए, फिर कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जाए जिसमें बहुत कुछ चेंज किया जाएगा। और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो वहाँ पे इस बुनियाद पे काजी फायज ईसा और उनके दीगर जो नए लाए गए, लेकिन ये नंबर गेम लग रही है जो आइंदा के लिए फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है बती कि लगता ऐसे है कि एक तो यह है कि ये सारे काम प्लान हो रहे हैं एग्जैक्टली शेड्यूल, इसमें से हो कितने सकते हैं हसनात, हो कितने सकते हैं? देखें जिस 12 जुलाई के बाद आप देखें तो हुकूमत जो है वो एक एग्रेसिव पॉलिसी उसने अपनाई हुई है अदलिया के हवाले से। पहले वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करते हैं, फिर एक करेक्टर असैसिनेशन कंपेन जैसे मंसूर अली शाह के खिलाफ शुरू हो जाती है, 8 जजेस के खिलाफ हो जाती है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट की विद इन जो डिवीजन है, जो जुडिशल पॉलिटिक्स है, उसका भी बड़ा असर है। जैसे काजी फैसा जिस तरह 12 जुलाई फैसला आ रहा है, 16 को नॉन लीग रिव्यू फाइल कर रही है। ऐसी रिव्यू हम भी बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। ये कहीं ब्लेसिंग होती है तो रिव्यू फाइल होता है। 6 दिनों में रिव्यू फाइल हो रही है और 4 दिनों में, और 2 दिन बाद कमेटी के सामने रखा जा रहा है और केस लगाया जाए। और फिर काजी फायज ईसा एक अलग से पर्चा जारी करते हैं, वो अपना इख्तलाफी नोट लिखते हैं। वो एक किस्म का वो उससे उस जो पर्चा या नोट है उससे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है जज। तो एक फिर वो कहते हैं 63 A की जो जजमेंट है जैसे मुनीब अख्तर की, जिसमें है कि जी वोट काउंट नहीं होगा, उसके हवाले से रिव्यू केस लगाया जाए छुट्टियों में, वो भी नहीं माना जाता कि छुट्टियों के बाद टेकअप होगा। तो अब जो ये मामला है, एक तरफ हुकूमत जो है वो जैसे मंसूर अली शाह से कोशिश कर रही है बातचीत करने ताकि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ उनसे किए जाए, करवाए जाएँ, या उनसे बात कुछ गिव एंड टेक किया जाए उनसे। कुछ जो जहाँ मामला हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इशू है, रिगिंग के जो मामला, फॉर्म 45, 47 सबसे बड़ा कंसर्न, और ये हुकूमत ने खुद जो है शुरू किया है। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने शुरू किया है कि जी PTI को तो अब खुशी है कि जी, और उनको तो ये अब उम्मीद लग गई है कि जी ये चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तो अगले चीफ जस्टिस आएंगे तो ये हुकूमत चली जाएगी। हालांकि किसी ने नहीं ये बात की। तो हुकूमत जिस तरह वो इतना वो जो अग्रेसिव है, वो बगैर ये लग रहा है कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए ये सारा कुछ कर रही है, और गलत स्ट्रेटजी है मेरा ख्याल है। जो मैं समझता हूँ कि जैसे मंसूर अली शाह, उनके पास मॉडल साकिब निसार वाला भी है जो PTI को लाने में और नून लीग को निकालने में था। एक वो मॉडल है जो चल रहा है अब, जो PTI को टफ टाइम देने वाला है। एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस जो मुझे लग रहा है जो वो नहीं होंगे, उम्मीद तो यही की जा रही है, क्योंकि उनके पास जो माजी में चीफ जस्टिस साहबान आए हैं और जो कुछ जिस तरह उन्होंने चलाया है वो चीज़ उनको सामने है कि उसका क्या अदलिया पे असर हुआ। तो अब यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो जो ये 23 नंबर जो ये बढ़ाए जा रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने प्राइवेट मेंबर बिलाल कैनी साहब के ज़रिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, तो ये भी वही हिस्सा है। अब इसके बाद ये होगा कि एक तो जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनके हवाले से इतलात हैं कि उनके दोस्त भी बड़े नाराज़ थे कि जी 2-3 साल से उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं किया जा रहा, अब अगर लेट किया गया तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि सिवाय उनके और जजेस में से तो हुकूमत को कोई रिलीफ नहीं मिला, और PTI के बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है आमिर फारूक साहब के हवाले से। इमरान खान ने
कंप्लेंट फाइल की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ। तो आमिर फारूक साहब भी चाह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ। तो उस वक्त भी हुकूमत को ये था कि जी हम जब भी, क्योंकि नंबर पूरे हैं इस वक्त, स्ट्रेंथ पूरी है, तो एक ये है कि आमिर फारूक साहब को भी ताकि उम्मीद दी जाए, दिलाई जाए कि जी अब जो है ये जो तादाद बड़ी है ये सिर्फ आपको ऊपर लाना है, करना है। तो और मेरा ख्याल है कि काजी फैसल साहब वैसे तो माजी में तो वो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करते हैं कि हाई कोर्ट का कौन सा जज वो पनामा वाले जजेस के करीब रहा है। ये भी माजी में तो मे भी हों, लेकिन हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से काजी साहब और आमिर फारूक साहब हम ख्याल ही रहे। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि काजी साहब जो है वो अगर ये नंबर बढ़ते हैं तो आमिर फारूक साहब को ऊपर ले। अच्छा हसनात भाई, एक यहाँ पे अभी चल रहा था एक छोटी सी चीज़, क्योंकि हसनात भाई ने खबर भी दी थी उस पर कि काजी साहब ने अटॉर्नी जनरल के जरिए हुकूमत को बताया कि वो जा रहे हैं। आज था कि नोटिफिकेशन हो गया मंसूर अली शाह साहब का, फिर हुआ कि नहीं हुआ, जा रहे हैं वैसे काजी साहब। देखें वो उनके वर्ड्स तो और है, एक्शन कुछ और बताते हैं, सीधी बात है। वो क्लैरिटी दे सकते हैं वो बहुत इजीली। एक बात है कि जब ये रिजर्व सीट की जो 78 सीटों जो MNAs हैं, MPAs हैं, इनको सस्पेंड किया गया, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कहा जी मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं। तो कन्वे किया गया, हुकूमत का ज़्यादा चाह रही है कि वो रहें, काजी साहब से ज़्यादा हुकूमत चाह रही है। अब काजी साहब मसला ये है कि उस वक्त जो ड्राफ्ट था प्रपोज जो बताया जा रहा है किसी सीनियर कानूनदान ने बनाया है, और उसमें 20 के करीब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं जो तकरीबन कहते हैं कि मई के आखिरी महीने में तैयार हो चुका था। वो ड्राफ्ट कुछ जजेस की भी शेयर किया गया था। उसके बाद ही सारी गलती, मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है जब वो चीज़ देखी गई उस ड्राफ्ट में, और उसमें कुछ बातें मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में इरफान कादिर साहब ने भी कह दी। उन्होंने कहा जी कि अब ये बहुत हो चुका, जजेस की इनकी जुडिक्शन को भी डिटेल करना है, ये है। तो उन्होंने भी कहा कि कुछ चीज़ों में मुझसे मशवरा किया जाए। तो बगैर ये लग रहा है कि वो ड्राफ्ट इरफान कादिर साहब से भी शेयर हुआ था। अदील तो वो 184(3) और वो जो जुडिक्शन थे वो जजेस ने रिएक्ट किया है। अब असल में काजी साहब इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन क्यों वो ज़्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह से बगैर ये लग रहा है कि वो पर्सनल हो गए। अच्छा एक मैं क्लियर कर दूं, ये जब कहा जाता है ना काजी साहब इंटरेस्टेड नहीं है और उन्होंने अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्टर से कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल में उन्होंने फाइल के ऊपर, रिकॉर्ड पे लाने के लिए उन्होंने एक ऐसे शख्स से बात की है जो वो समझ गया कि ये क्यों मुझे कह रहे हैं इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड पे लाने के लिए कि यार बाद में तुम गवाही डाल देना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में अगर वो वाकई इंटरेस्टेड नहीं थे तो एक पिंडी से एक सरकारी मुलाजिम ने इतने सीरियस इल्ज़ाम लगाए कि जी चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलकर धांधली की है, उसमें चीफ जस्टिस मुलव्वस है, उसके ऊपर तो छलांग मार के वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गए थे और व्लॉगर्स के सामने कैमरों पे आके कह दिया जी ये झूठ है। तो इसके ऊपर एक जुमला कैमरा अदालत में ही बोल देते कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्यों नहीं बोला? तो ये अपने दोस्त के कान में सरगोशी करके कहता मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ मगर अच्छा अदील, अगर ये सारे काम हो जाते हैं जैसे मती भी बता रहे हैं, हसनात भी बता रहे हैं और आप बीच बीच में हंस हंस के उसकी तायद भी कर रहे थे, क्या रिएक्शन होगा अदलिया का बतौर इंस्टीट्यूशन? सर अदलिया का रिएक्शन तो हमने देखा है 6 जजेस के ख़त के बाद, बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह आपने देखा फायरवॉल की उन्होंने बात की और फिर वो नीचे गया कोर्ट्स में, जस्टिस शहजाद मलिक लाहौर हाई कोर्ट में, और इसी तरह हम बात कर रहे थे सरगोदा के भी एक एंटी करप्शन के जज साहब थे, उनका रिएक्शन आया था। रिजर्वेशंस हैं इस वक्त भी, जैसा कि अभी ये बात कर रहे जुडिशल पैकेज के हवाले से कि वो ड्राफ्ट जजेस तक भी पहुंचा और उसके बाद फिर हमने देखा 12 जुलाई की जजमेंट आई थी, वो रिएक्शन ही था। और अब जब अमली तौर पर ये काम होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन कितना संगीन होगा। और जो बात 99 में आपको याद होगा, एक अदालत में 2 चीफ जस्टिस हुआ करते जी थे, बिल्कुल 2 अलग काज लिस्ट हुआ करती थी, तो अब उसकी भी शुनीद आ रही है कि ये मामला शायद उस तरफ ना जाया जाए, क्योंकि नून लीग का तो ये एक आप कह सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड भी है। हमने अभी माजी करीब में देखा है, जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, महज इस बुनियाद पर कि इनकी मर्जी के बेंचेस नहीं बन रहे थे, उन्होंने एक कानून साजी कर दी थी और वो कानून अब बज़ाहिर उनके लिए मुश्किल भी पैदा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। और अब ये भी खबरें आती हैं कभी कभार कि हम उस कानून को वापस लेंगे। तो ये जो कानून साजी होगी, इससे मुझे तो नज़र यही आता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन आएगा अदलिया की जानिब से। और अभी जो जजेस साहिबान खामोश हैं वो बोलेंगे। अभी तो हम सिर्फ उन 8 जजेस के उस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। उस 8 जजेस के फैसले के साथ कुछ नोट्स भी होंगे। और जैसा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, आपको याद होगा, दौरान समाअत एक अहम ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस पूरे मामले में
जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात हैं उनमें जो मुबैना धांधली है वो भी टेकअप होना चाहिए। वो बड़ा संगीन मामला है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो जो मामलात अभी तक दबे हुए हैं वो भी फिर जिंदा हो सकते हैं और अदालत उस तरफ भी जा सकती है। अच्छा, मैं एक ना वाइल्ड गेस करना चाहता हूँ, और मती मैं चाहता हूँ कि आप इस स्पेकुलेशन का हिस्सा बने। हम एक स्पेकुलेट करना चाह रहा हूँ मैं। वो स्पेकुलेशन ये है कि हमने माजी में देखा कि एक चीफ जस्टिस को निकाला गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने निकाला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की गाड़ी चलाने लग गए एतजाज़ अहसन साहब, और फिर वो गाड़ी पहुंची इस्लामाबाद से लाहौर, पूरी रात का सफ़र करते हुए, और हम वहाँ पे लाहौर में मॉल रोड पे खड़े उस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त कैफियत ये थी कि PMLN को कोई हिलने नहीं दे रहा था। यकायक जैसे ही चीफ जस्टिस साहब मैदान में आए, उनके पीछे सारी PMLN काला कोट पहन के खड़ी हो गई, और वकला की तहरीक को ऐसे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो वकील नहीं थे लेकिन उन्हें वकील चाहिए थे, यानी PMLN। और आप देख लीजिए कि फिर आखिरकार PMLN को उससे कितना बड़ा फ़ायदा हो। एक स्पेकुलेशन, हुकूमत को कुछ जजों पे बहुत परेशानी, उनकी वजह से बहुत परेशानी। मुस्तकबिल में क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जज को निकाला जाए और उसके पीछे फिर काला कोट नज़र आए, उसके नतीजे में चाहे वो 4 आदमी लेके निकले, 400 आपको पता है खुद ब खुद हो जाएंगे। देखिए, जज को निकालने की तो स्पेकुलेशन ही गलत है, मैं समझता हूँ। हालांकि स्पेकुलेशन कोई भी हो सकती है, लेकिन ये जो निकालने वाली बात है, फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लग रही कि हुकूमत उसको निकाल दे या कोई इमरजेंसी प्लस निकाल। इस स्पेकुलेशन की वजह मैं आपको बता दूं। स्पेकुलेशन की वजह वो है जो भी असरात ने की कि सर्वाइवल की जाए। नहीं, सर्वाइवल में आएंगे तो मैं डूब रहा हूँ, मैं उभरने के लिए आप अगर ये आपको डुबो दूंगा। नहीं, आप अगर ये समझ रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरजेंसी प्लस लगाएगी या इमरजेंसी माइनस लगाएगी सर्वाइवल की खातिर, तो मेरे ख्याल में अभी तो वो सिचुएशन बनती नहीं है, क्योंकि ये बहुत कार्ड है। ये एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन जो है वो जो भी हो रही है वो पार्लियामेंट के थ्रू हो रही है। जब पार्लियामेंट अपेरेंटली आपके साथ खड़ी है तो आपको इस तरह के गैर आइनी और मावरा आइन इक़दाम का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें पहले एक मिसाल मौजूद है कि जनरल मुशर्रफ को बाकायदा सज़ाए मौत दी गई। ये भी एक तारीख है हमारी। ये और बात है उस पर अमल कैसे हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज भी वो एक सज़ा याफ्ता आइन के गद्दार मुजरम के तौर पे याद रखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उस तरह की स्पेकुलेशन तो नहीं जाएंगे, मगर एक स्पेकुलेशन ज़रूर हो सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम हुई, वो तकसीम कैसे होगी, जिसके तरफ अदील भी बात कर रहे थे, वो तकसीम ऐसे होगी जैसे मैंने पहले कहा कि पहले कोर्ट पैकिंग होगी। जब कोर्ट पैकिंग हो जाएगी, 23 जज आ जाएंगे, काजी फाइसा को अक्सरियत मिल जाएगी, तो फौरी तौर पे ये स्पेकुलेट किया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी लाई जाएगी कि फिर ये जितने भी क्लेम्स हैं PTI के मखसूस नशस्तों के हवाले से, आर्टिकल 51 को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर वो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे तो उनको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंडोर्समेंट के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है, हालांकि मुशर्रफ के दौर में अगर होती तो तब भी कहते कि ये तो फौजी हुकूमत है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज होगी तो हम में से भी लोग शायद एक दूसरे से इख्तिलाफ पे आ जाएं कि यार पार्लियामेंट ने किया है, क्या करें यार। मगर उसमें दूसरा दड़ा ये कहेगा कि पार्लियामेंट ने तो की है, लेकिन ये जो मखसूस नशस्तें अजनबियों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ मिलके 2 ताई बनाई गई और फिर आपने तरमीम की है। और फिर होगा क्या, 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइसा की रिटायरमेंट डेट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उनको तकरीबन 59 दिन बाद, तो अगर उनको एक्सटेंशन दे दी जाती है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि 25 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस कौन है। एक फटा बन जाएगा ना। फिर वही 1997 वाली सिचुएशन होगी, काजी फाइसा कहेंगे कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह कहेंगे आप तो ख़त्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इम्प्यून्ड है, अभी कोर्ट के सामने है। तो 25 अक्टूबर से जो फैसला होना है, और जो फैसला होगा वो 23 जजों के फुल कोर्ट से होगा, और उसमें क्या होगा उसका मकसद आप समझ जाए कि क्यों अभी 23 जज किए जा रहे हैं। तो ये सारी स्पेकुलेशन उस चीज़ में है। वहाँ पे आके कोर्ट के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहाँ पे आके फिर देखना ही है कि बार काउंसिल्स क्या स्टैंड लेती हैं। एंड ऑब्वियसली ये बड़ा ही एक यूनिक सिचुएशन होगी
कि जिसके अंदर एक पार्लियामेंट की मंजूर शुदा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वकला जो है बाहर निकलेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह के हक़ में निकलेंगे और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा को कहेंगे गो काजी गो। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ जो सिचुएशन बनने जा रही है, क्योंकि वकला को भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत कौन चला रहा है, वकला को भी नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ शौकत अजीज़ से भी बदतर पोजीशन में हैं और जो उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है वो जनरल मुशर्रफ से भी ज़्यादा ताकतवर। शौकत अजीज से बदतर पोजीशन कौन सी है? देख लें, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की है, शहबाज शरीफ साहब की है। अच्छा। क्योंकि शौकत अजीज तो मानते थे ना कि ये यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट है, मेरे ऊपर बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई ना होते हुए भी वो हवा की तरफ इशारा करके कहते हैं कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। कहते हैं रात को शहबाज शरीफ साहब सोने से पहले पूछते हैं उनका काम रह तो नहीं गया, वो यक जान दो कालब वाले जी 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 पोजीशन में है। नहीं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला मामला है मुती भाई, उसमें सेनेट इनकम्प्लीट है अभी। अच्छा, कौन सेनेट एक और खबर आई है, वो ये है कि 13 तारीख को चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है रूल्स में अमेंडमेंट के हवाले से। और आपको याद होगा कि जब आखिर दफ़ा ये मीटिंग बुलाई गई थी तो ये कहा गया आजम तारड़ साहब की तरफ से कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं जी, और आप रूल्स में अमेंडमेंट ना करें। और अब ये फिर काजी साहब ने 13 को, क्योंकि मैं लेगेसी में ये बना के जाऊँ कि मैं तो देखे मैंने तो रूल्स भी अमेंड किए हैं और लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो पा रही, इसी वजह से फिर 13 को मीटिंग रूल्स में अमेंड करके क्या होगा? क्योंकि इस वक्त हर चीज़ का ताल्लुक सियासत से जुड़ा मैं हुआ आपको बताता हूँ। रूल्स में अमेंडमेंट का मेन मकसद ये था कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं या जो भी चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से नाम आते थे, वो पहले उनकी तरफ से नाम आते थे कि ये नाम है, अब आप लोग अपनी राय दें। जो नॉमिनेशन की पावर थी वो चीफ जस्टिस के पास थी, ये एक प्रोसीजरल पावर थी, कोई रूल्स अभी बने नहीं हैं, ठीक है। तो अब उन रूल्स में इस वक्त अमेंडमेंट करने का मकसद ये है कि अब जबकि जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है, 5 की अक्सरियत है, तो रूल में अमेंड करके जो चीफ जस्टिस की पावर हैं, जो हो सकता है बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह के पास चली जाएँ, तो उनको डाइल्यूट करके काजी फ़ैज़ा की भी वोट की मदद से वो रूल फिक्स कर दिए जाएँ, ताकि बाद में ना तो रूल अमेंड हो सके, ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो नॉमिनेशंस कर सकें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो लॉ में जजेस जब एलिवेट होंगे तो नीचे इतनी ज़्यादा जब वैकेंसियाँ क्रिएट होंगी, जब 23 जजेस की फुल कोर्ट बनाने के लिए, तो उन वैकेंसीज में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से नाम ना आए, बल्कि तमाम कमीशन जो है जो मेजॉरिटी में हुकूमत के उनके नाम जो है फिर एलिवेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्टों में भी। जो तो ये पैकिंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये जो अभी 13 तारीख को इजलास बुलाया है, 13 तारीख को इजलास बुलाया, रूल्स को फिक्स कर दिया जाएगा और चीफ जस्टिस की पावर जो है, क्योंकि अब लग ये रहा है कि काजी फ़ैज़ा भी ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं कि उन्होंने जाना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई साइन नहीं है। तो अब ये एक प्लान बी है कि कम से कम जजों की तादाद बढ़ा के और कमीशन में की मेजॉरिटी को इस्तेमाल करके 23 जजों के तादाद फिल करने के लिए हुकूमत की जो मेजॉरिटी है वो इस्तेमाल की जाएगी और अपने मर्जी के जजेस एलिवेट भी होंगे और हाई कोर्ट में भी तैनात किए मतलब जाएंगे। ये वकला के लिए भी एक एंटाइसमेंट होगी, जो अभी हबीब साहब इशारा कर रहे थे वकला तहरीक की तरफ, कि वकला फिर उसके बाद इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, तो बजाय इसके कि हम तहरीक चलाएं, हम क्यों ना फिर हुकूमत के साथ रहें कि हमें से कोई जज भी बन सकता है कोर्ट का। देखिए ये तो इंड्यूसमेंट तो है, बिल्कुल ही वकला के लिए भी एक इंसेंटिव है इतनी बड़ी तादाद में। और आपको पता है जो वकला तंजीमें होती हैं, जो उनके अहदेदार होते हैं, उनकी नज़रें ज़्यादा होती हैं इन खाली असामियों पे जजों के लिए, और ज़्यादातर उन्हीं में से चुने जाते हैं। और जब अहदेदार ही जो हैं इस लालच में पड़ जाएं कि उन्होंने जज बनना है, तो नीचे उनको मोबिलाइज करना वकला को मुश्किल हो जाता है किसी भी प्रोटेस्ट के लिए या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या किसी कॉज के लिए। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव ये जो होगा अदील यार, ये जो जजेस कहते हैं कि हम अपनी मर्जी के ले आएंगे, जैसे अभी बात करें मती भाई, जजेस आमतौर पे देखा ये गया है कि वो किसी की मर्जी के से आते तो हैं, फिर अक्सर औकात आके जज बन जाते हैं। सर क्या जजेस इस तरह के लोग भी बन सकते हैं कि जो ऐन मुमकिन है कि उनका ताल्लुक अपनी दौरे वकालत में किसी ख़ास पार्टी से रहा हो, किसी ख़ास जगह वो हमदर्दी रखते हों, लेकिन जब वो जज बन जाते हैं तो हमारी तवक्को तो ये होती है कि वो सिर्फ जज ही रहे। जैसे सियासतदान है, बहुत सारे लाए गए और जुनेजो साहब से शुरू करने हैं और उसके बाद आगे इसमें इंस्टेंसेस हैं, मगर अक्सरियत तो ऐसा ही होता है जैसे उनको लाया जाता है, उनको भी मालूम होता है। अभी हमारे पास एक रीसेंट एग्जांपल मौजूद है जस्टिस अकील अब्बासी साहब की, जिनको नॉमिनेट भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने किया था। वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के, और वो आते ही जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उन्हें 1-2 मुकदमात में बिठाया गया और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब से अपना इख्तिलाफ़ किया है और इख्तिलाफ़ी नोट लिखा है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। हम देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में
जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है, उस मामले पर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने बड़ा खुलकर अपना इख्तिलाफ किया और इख्तिलाफ राय का इजहार किया है, जो हम समझते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड भी है। माजी में हमने इतनी ऐसी कोई मिसाल नहीं है, जिन जज को चीफ जस्टिस साहब नॉमिनेट करके लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो फिर उनसे ही इख्तिलाफ करेंगे। ये हमारे पास एक पहली मिसाल मौजूद है, लेकिन आइंदा भी ऐसा हो सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्तगी की, आपको याद होगा साकिब निसार साहब को भी लोग नून लीग का तस्वर करते थे। उनकी जो एलिवेशन हुई थी जज के तौर पर, जो उनको अपॉइंट किया था वो खालिद अनवर साहब उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे नून लीग के, और बाद अज़ान जब पनामा चल रहा था, और आपको याद होगा पनामा के दौरान ये चीफ जस्टिस बने थे, तो ये अफवाहें आने लगी और नून लीग को ये खुशफहमी थी कि शायद अब हमारा जज आने वाला है। तो हमारे और इसमें पीटीआई वालों के लिए सबक है। मैं एक इसमें क्लैरिफाई कर दूं, ये जो एक मैं समझता हूँ कि मिसनॉमर है कि साकिब निसार नून लीग ने लगाया था, ये उस दौर की बात है कि जब नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठी हुई थी। हाँ। तो ये जो जजेस लगते थे वो नून लीग के नहीं होते थे, अल्टीमेटली नून लीग भी पूछ के लगाती थी, और साकिब निसार उन जजों में से एक थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल से आए थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो जजेस बाद में जज बन जाते हैं, हाँ। मेरे ख्याल में ऐसे जजेस को एलिवेट किया जाता है कि जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, इनसिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। ये जो इनसिक्योरिटी क्लियरेंस होती है ना, वो ये होती है कि किसी जज की कोई ना कोई खामी, कमज़ोरी, उसकी फ़ाइल, कोई उसका डॉक्यूमेंट, उसका सबूत, उसकी करप्शन, उसकी दोहरी शरीयत, उसकी जाली डिग्री, कुछ ना कोई फ़ाइल में होती है, तो उनको एलिवेट किया जाता है और उनको बता के किया जाता है कि भाई साहब तो देख लो, नहीं किया जाता ठीक है। तो फिर ये कहना कि वो बाद में जज बन जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। जज वो बनते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट पे एस्टैब्लिशमेंट मज़ाहमत करती है, रेजिस्ट करती है। जस्टिस बाबर सत्तार उनमें से एक है, ठीक है। और फिर बाद में जब वो डेस्परेट हो जाते हैं तो उनके बारे में प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी लीक की जाती है। तो मेरे ख्याल में अब जो है ना, जब तक इनसिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती ना कुछ लोगों की, वो इस सिचुएशन में एलिवेट कभी नहीं होंगे। अच्छा हसनात, जज बनेंगे यानी कुछ लोग, कुछ वकील, अगर उन्हें जज बनाया जाए जी। तो क्या वो जज बनेंगे या वो फिर वकील ही रहेंगे बेंच पे बैठ के भी? नहीं, जहरी बात है, वकील हर कोई वकील जो है वो जज बनना चाह रहा है। नहीं, मसला ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेंच, वकील को इतनी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बेंच खुद काम कर रहा होता है, टाइम बचा रहा हो। देखिए ये चीज़ें हैं, मसला है और ग्रेजुअली ठीक भी हो रही हैं। अब देखें किसी दौर में 184(3) का इस्तेमाल इतना ज़्यादा था कि हर एग्जीक्यूटिव मामले में इंटरफेरेंस। अब कम से कम 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है। दिन ब दिन चीज़ें मेच्योरिटी आ रही है, फाइनेंशियल मैटर में नहीं इंटरवीन हो रही है और ये भी आगे आएगा। लेकिन अब मसला ये है कि एक तरफ हमारी अदालतें जो हैं वो, उन्होंने ये साकिब निसार साहब की जजमेंट है, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट जजमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में वो कैबिनेट के कहते हैं कि कैबिनेट की डिसीजन अप्रूवल ज़रूरी है। अब यहाँ फुल कोर्ट मीटिंग 2-2 साल नहीं होती। जस्टिस कादी फैसल चीफ जस्टिस बने, उन्होंने मीटिंग पहले कॉल की, उसके बाद ये जो केस मैनेजमेंट के हवाले से कोई मीटिंग नहीं हो रही, फुल कोर्ट मीटिंग होती ही नहीं। 1-2 दिन मीटिंग रही जा रही, वो 6 जजेस ने जो खत लिखा वो भी ज़बरदस्ती हुई है, जो भी, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ कि हर महीने में कम से कम 2 मीटिंग, फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए, जजेस आपस में डिस्कस करें। जजेस बढ़ाने का मसला नहीं है, जजेस केस मैनेजमेंट का मसला है। एक जज साहब बता रहे थे कि 16,000 सुप्रीम कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर केस है जो टाइम बार्ड है, वो एक बेंच बैठा के वो सारा उसमें नंबर क्लियर हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें करने की नहीं है, सारा टाइम जुडिशल पॉलिटिक्स में जजेस लगे हुए हैं और उसमें इस तरफ तवज्जो ही नहीं है कि आपने जुडिशल रिफॉर्म की तरफ देखना। काई साहब पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, तो अब देखें ना उन्होंने क्या किया। एक वो क्रेडिट लेते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कि जी मैंने वो, हालांकि उसमें 10 जजेस और भी थे, और उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जो रूल्स कमेटी ने बनाया वो अप्रूवल नहीं दी, क्योंकि फुल कोर्ट की मीटिंग ही नहीं बुलाई जा रही। लाइव स्ट्रीमिंग आखिरी दफ़ा 12 जुलाई के फैसले में आई, जजमेंट जब अनाउंस हुआ, उसके बाद कोई लाइव स्ट्रीमिंग किसी केस की नहीं है। तो वो जो रूल्स कमेटी ने बनाया वो उनको अप्रूवल होनी चाहिए। केस मैनेजमेंट के लिए 2 रुकनी कमेटी थी, उसने कोई सजेशन दी, उन पर अमल दरामद नहीं है। रिटायर्ड जजेस जो जिनको एडहॉक जज लगाया गया, उनको कहा गया कि जी डिस्पोजल इनके, अब 1200 बताया जा रहा है कि पुराने केसेस हैं जो बड़े अरसे से पेंडिंग हैं, उनको कहा गया कि ये डिसाइड करें। अब वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि बेल मैटर हो, एक्विटल के खिलाफ अपीलें हों, वो ज़रा आसान हो जाती हैं। वो बल्कि ख़त भी लिखते हैं कि जी हमारे सामने 10 केस लगाते हैं, 30 लगाया करें। लेकिन जब वो दूसरे केसों की बात की तो वहाँ ज़रा वो रिलेक्टेड है, क्योंकि वो 5 केसेस भी
पूरी फाइल पड़ती है 600-700 सफ़े और एक फैसला करना पड़ता है, वो मुश्किल हो रहा है। तो केस मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है और कोई तवज्जो नहीं। अच्छा, इसके लिए मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट मीटिंग भी जल्द बुलाई जाएगी। जो ही अगले हफ्ते ही ये जजों की तादाद वाला बिल मंजूर हो जाएगा, कानून बन जाएगा, जजों की तादाद बढ़ जाएगी, नए जजेस अपना ओहदा संभाल लेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो 23 जजों की फुल कोर्ट मीटिंग फौरी तौर पे बुला ली जाएगी। अच्छा मती भाई, ये 6 जजेस ने जब खत लिखा था, जो अभी अशनाद भाई बात कर रहे थे, आई थॉट पर्सनली कि ये एक वाटरशेड मोमेंट है और इससे जो है ना मामला आगे बेहतर होंगे, खुलेंगे, और एक वो ठंडी हवा का झोंका था। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उसको डील किया गया है, मुझे नहीं पता, आप गाइड करें हमें, देखने वालों को भी, कि अब आपको कोई उम्मीद है उसमें से, सुप्रीम कोर्ट में से, उसमें से कुछ सैर हासिल निकलेगा और आगे क्या मामला बनेगा उस मामले का? देखें, वाटर शेड तो नहीं था, वो बारह सिंह अपने सींग नहीं गिरा देता, वो हॉर्न शेड मोमेंट जो है। तो ये जितने सींग जिन जजों ने निकाले हुए थे ना, अपने बहुत बड़े आइन की बालादस्ती के पैरोकार बन रहे थे, उन्होंने वो अपने सींग गिरा दिए और वहाँ पे एक्सपोज हो गए। वो वहाँ पे एक्सपोज हो गए कि ये तो गंजे हैं, बारह सिंह के सींग तो दूर की बात। अब देखिए, इतना बड़ा वाकया था, हम भी यही तवक्को कर रहे थे कि ये एक वाटरशेड मोमेंट है। तारीख में कभी हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस ने लिख के इतना बड़ा डिस्क्लोजर नहीं किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके साथ, उनके अहले खाना के साथ ये कर रही हैं। मगर आके क्या निकला, जिस पहाड़ को हम खोदते रहे वो चूहा निकला। और क्या हुआ उसमें कि जनाब हुकूमत कमीशन बनाए, हम नहीं कुछ करते, और फिर जब प्रेशर बढ़ा तो फिर अपना फुल कोर्ट बिठा लिया, ठीक है। और फिर जब वो फुल कोर्ट बैठ गई तो फिर तजावीज़ मांगने शुरू हो गए कि जी तजावीज़ दें, आइंदा के लिए कुछ ना हो। आई एम सॉरी टू से कि ये इतना खौफनाक एक मोमेंट थी कि जिसके अंदर, जो उस खत के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंडक्ट के बारे में लिखा गया था, और वो ख़त लिखा भी जुडिशल काउंसिल को गया था, तो जुडिशल काउंसिल को हंगामी बुनियादों पे उस पर एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है ना। आपको याद होगा सिंध हाई कोर्ट में सजाद अली शाह साहब एक मौजूद जज थे, उनके बेटे का अगवा हुआ, ठीक है। बाद में वो आगे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग हुई और बड़े हंगामी बुनियादों पे हुकूमत को मैसेज करने किया गया कि बच्चे को फौरी तौर पे करें। एक जज के एक बेटे का इशू था, यहाँ पे 6 जजेस कह रहे हैं कि उनके अहले खाना का जो है हरासा किया गया है, तशद्दुद किया गया, कैमरे निकले, और फिर लाहौर से इस बात की कंफर्मेशन हुई, पेशावर से कंफर्मेशन हुई कि मुदाखलत हो रही है, और इसके ऊपर हमने जो खोद के चूहा निकाला था उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसका जिम्मेदार आप काजी साहब को समझते हैं या बाकी तमाम जजेस को समझते हैं? देखिए, तमाम जजेस भी हैं, मगर बात यह है कि काजी साहब बतौर पेटर फैमिलिया जिसको कहते हैं, अदलिया का बाप जो बनते हैं, वो तो बिल्कुल इनकारी हो गए कि ये अदलिया तो हमारी औलाद ही नहीं है जैसे। तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई इतनी अच्छी मोमेंट्स नहीं है, बड़ी शर्मनाक एक सिचुएशन अच्छा, है। एक बात मुझे बताएं, रिटायरमेंट से पहले इस मसले का हल करके न गए तो फिर ये जो है काजी फाइसा का पीछा करेगी ये बात कि जजों के उस खत के ऊपर ये वो चीफ जस्टिस था कि जिसने कोई हिम्मत से काम नहीं लिया और कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं दिया कि आइंदा इन जजों के साथ। मती और हसनात और अदील, मेरी आप तीनों से एक सवाल है, वो ये है कि आखिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक मर्द हुर्रियत पसंद, एक बतले जरी, आखिर क्या हुआ जब ये इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था? आप दोनों को तो मैं पर्सनली देखा करता था, सुना करता था कि आप भी उस बतले जलील के पीछे खड़े हुए थे। आपकी ज़बान कसीदा गो माशाल्लाह ऐसे ऐसे गुल खिलाती थी कि जिसकी इंतहा नहीं है। तो ये वजह क्या बनी? अब पता नहीं ये बतले जलील थी या बतखे जलील थी, अब हमें नहीं पता हम किसके पीछे खड़े थे। हम ना तो किसी के पीछे खड़े थे ना किसी के आगे खड़े थे। अच्छा, हम तो देख रहे थे कि जो उनके खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस भेजा है वो किन हालात में भेजा गया, किस नीयत के साथ भेजा गया, और उस वक्त जो मौजूद जज थे उनके कौन से ऐसे फैसले थे कि जिनकी वजह से जो मुक़्तदर हल्के हैं वो नालान थे। ठीक है, हम बतौर कोर्ट रिपोर्टर, एक अदालती रिपोर्टर हमेशा आइन और कानून के ज़ाविये से ही बात करता है, तज्ज़िये करता है। तो हमारे लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि हम जो हैं इन बतले जलील के पीछे या आगे ना खड़े होते। अच्छा। बात यह है कि हमने तो एक पोजीशन ली, वो किसी शख्स के लिए नहीं थी, किसी जज के लिए नहीं थी, किसी शख्सियत के लिए नहीं थी, वो एक लीगल पोजीशन थी, और वो यही थी कि जो रेफरेंस दायर किया है ये बदनीयती पर मबनी था। और इस जो तरीका अपनाया गया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने उस रेफरेंस को कूड़ेदान में फेंक दिया
मुत्तफ़क़ा तौर पे कि ये रेफरेंस गैर आईनी था। अच्छा, और मुझे उसके बाद लगता है हसनात, जी, जी। आपने तो मती के ये वाले दलाइल आपने भी इख्तियार करने हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसके बाद मैंने इसीलिए अगला पॉइंट भी सोचा हुआ जी। था, आपको फंसाना भी तो है ना थोड़ा जी, सा मैंने। अच्छा, उसके बाद फैज़ाबाद में धरना नहीं हुआ था? नहीं, यही तो हमारे लिए भी हैरानगी है। देखें, अगर जस्टिस काजी फैसा आए 2-3 महीने उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट किया, और भी जो मामला चल रहे थे वो ठीक। हाँ। मसले कब ख़राब हुई है, जब पहली दफ़ा उन पर इम्तिहान आया जनवरी 13 के मामले, वो बल्ले वाला, जिसकी वजह से पूरा इलेक्शन ही की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। आपने एक पार्टी को प्रैक्टिकली एलिमिनेट कर दिया। दूसरा मसला आया, 6 जजेस ने ख़त लिखा, वहाँ आप हुकूमत के साथ खड़े हो गए और आपने बैठ के ऐसी ऐसी बातें की कि जी प्रेशर तो हर एक पे होता है, ये क्या बात है। वहाँ आपने बिल्कुल 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लेगेसी की जिसे तबाह किया, जो थी, जो आप कह रहे थे 2019 से मैंने बड़ी स्ट्रगल की, इन 2 चीज़ों ने आपको एक्सपोज कर दी। तीसरा मामला फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल, 23 अक्टूबर को 5 जजेस फैसला कर रहे हैं कि सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी है। अभी तक वो फैसला नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और वो लोग पाबंद सलासिल हैं, वो जेल कस्टडी में भी नहीं है, मिलिट्री कस्टडी में। और सिविल लिबर्टीज़ के मिसिंग पर्सन का केस जनवरी में टेकअप किया, उसके बाद नहीं टेकअप किया। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से वाज़े तौर पे लग रहा है कि वो जो जस्टिस काजी फैसा थे, वो चीफ जस्टिस काजी फैसा के आने के बाद वो ख़त्म हो गया। आप भी इसमें ऐड कर लें, अरशद शरीफ शहीद हुए और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो है। काजी साहब के दौरे क़ज़ा में आपको उम्मीद है कि वहाँ पे कोई मामला चल पाएगा? बेंच ही नहीं लगा। देखिए, वो नहीं लगा। उन्होंने पहले, हालांकि हमने मतीउल्लाह जान साहब ने भी बात की, एक दफ़ा प्राइवेटली मैंने भी बात की, तो वो नहीं, असल में जजेस के स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक नहीं होने चाहिए। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसा का जो पीटीआई के हवाले से जो व्यूज़ थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो बेंच पे भी बैठ के उन व्यूज़ से पीछे नहीं हटे। आप बताएं ना कि क्या हुआ? सर, हुआ कुछ भी नहीं है। बज़ाहिर हम लोगों को लग रहा था, जैसे कि मती भाई ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, हम लोग एज कोर्ट रिपोर्टर्स देखते हैं क्या चीज़ हो रही है, किस बुनियाद पर आपने भी मतीउल्लाह के दलाइल इख्तियार नहीं नहीं, मैं ये कहूँगा कि हमें काजी फायद ईसा साहब नहीं बदले। बेसिकली हमने उनको जो देखने का हमारा नज़रिया है ना, वो बदल गया, या फिर काजी फायद ईसा साहब वहीं पर थे, हम उनको नहीं देख पा रहे थे। पहले वो क्या थे, हम तो देख रहे थे, वो रेफरेंस आया और उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती थी, फैज़ाबाद धरना, जजमेंट। और अब आप पीछे मुड़कर अगर देखें काजी फायद साहब का जो कंडक्ट है, बहुत से लोग तो आज भी उनको कहते हैं कि वो रॉन्ग नंबर थे, हमें मालूम नहीं था। मगर आप देखें, फैज़ाबाद धरना की जजमेंट आई थी, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी, उसमें भी उनका जो गुस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो यहाँ था। उसमें 2014 के धरनों का भी जिक्र था, उन्होंने उस पर भी गुस्सा निकाला था। वो चीज़ उस वक्त हम नहीं कैटर कर पाए कि किस तरफ जा रहे हैं। हम समझ रहे थे कि शायद वो इस लार्जर पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं, मगर पहले दिन से मैं ये समझता हूँ काजी फायद ईसा साहब इसी सोच के साथ चल रहे थे, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ज़ेर अताब ना होती तो शायद काजी फायद ईसा साहब का ये रूप हमारे सामने ना आता। मेरी ये ओपिनियन है, क्योंकि 6 जजेस का जो ख़त है वो भी इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर अताब होने के साथ मशरूत है। अगर वो ना होती तो शायद वो 6 जजेस का ख़त भी ना आता, और काजी फायद साहब का उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया है ये भी ना आता। तो वो शायद शुरू से इसी डगर पर चल रहे थे, मगर बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देख पा रहे थे, अब हमने देख ली। अच्छा, एक फैक्टर इसमें हम इग्नोर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खुद इमरान खान ने अब माफ़ी मांगी और रेफरेंस दायर करने के ऊपर कि वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उस वक्त प्रैक्टिकली इमरान खान भी जिस तरह नून लीग किसी ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठी थी, तो इसी तरह प्रैक्टिकली इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के इक़्तिदार में आए थे और वो एक पेज पे थे। तो ऑब्वियसली अब इमरान खान के साथ तो इस मामले पे कम से कम कोई कोर्ट रिपोर्टर तो नहीं खड़ा हो सकता था, क्योंकि वो गैर आइनी कुव्वतों, मावरा आइन कुव्वतों और इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठे हुए थे, बल्कि झोली में भी बैठे रहे। तो बात यह है कि हमने क्या करना था, हमने फिर ऑब्वियसली काजी फायद ईसा का जो मौक़िफ़ था उसकी साइड पे हम इसलिए खड़े थे कि वो उस वक्त वो जो मौक़िफ़ था वो मावरा आइन कुव्वतों के ख़िलाफ़ था। और इमरान खान ने जब खुद अपनी गलती तस्लीम कर ली है, तो हमें किस बात की शर्मिंदगी है कि हमने काजी फैज़ा के मौक़िफ़ को अपनाया या उनके साथ खड़े हुए। जो रेफरेंस वाला मामला था शायद वो दिल से निकाल नहीं पाए काजी साहब। हाँ, जाहिर बात है। और फिर एक और बात, काजी फायद ईसा ने एक और जो काम किया, उन्होंने इजी टारगेट का इंतखाब किया। इजी टारगेट था इमरान खान।
और जो असल टारगेट था इस्टेब्लिशमेंट, उसकी तरफ वो इसलिए नहीं गए कि इस्टेब्लिशमेंट तो अभी भी इक़्तिदार में है, खान तो निकल गया। जी खैर, ये गुफ्तगू आपने सुनी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।